नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और मेरे साथ हैं प्रदीप पंड्या। बाजार में आज देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आपको इंडेक्स ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। खबरों को, नतीजों को पचा रहा है बाजार लगातार, और इस बार छोटा हफ्ता है तो आपके लिए एक्सपायरी थोड़ी सी करीब आ जाती है उस लिहाज से बुधवार की छुट्टी के बाद। तो इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आखिरी सौदा में आज हमारे साथ, ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए होगा एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल। क्वांट्सएप के शुभम अग्रवाल, एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सातपुते, फंडामेंटल राय देने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के जगन्नाथम थुनुगुंटला। 2:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे kiranjadhav.com के किरण जाधव। साथ ही हर आधे घंटे में आपको दमदार कमाई वाले ट्रेड्स हम आपको बताएंगे। ट्रेड एट 2, ट्रेड एट 2:30 और ट्रेड एट 3 भी। तो 11,700 के करीब इस समय निफ्टी चल रहा है। तेजी का मूड है बाजार में, तो बुल ट्रेड के साथ करते हैं शुरुआत। वो स्टॉक्स जो बाजार को लीड कर रहे हैं। पिछले हफ्ते से हमने आपको टाटा मोटर्स की लॉन्ग पोजीशन बनाने की राय दी हुई है, और देखिए टाटा मोटर्स में लगातार तेजी। अब और खबर आ रही है छटनी की, जिसके चलते यहाँ पर और इजाफा हो रहा है। कोल इंडिया आज का एक बड़ा मूवर है। सुबह से हमारी नजर है इस पे। टीसीएस नतीजों के बाद तेजी पकड़ने में कामयाब, और साथ ही टाटा स्टील। तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टीसीएस, ये 3 टाटा ग्रुप के स्टॉक्स दिग्गज जो आज बाजार को ड्राइव कर रहे हैं। आईटी में अब नजर है आगे आने वाले विप्रो के नतीजे पे, हेक्सावेयर, एचसीएल टेक, इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर आप तेजी का मूड देख रहे हैं। विप्रो में बायबैक की भी उम्मीद है, इसलिए इसका भी इंपैक्ट यहां पर साफ तौर पे आता हुआ। इसके साथ साथ अगर आप देखें आज के बाजार में मेटल स्टॉक्स में तेजी है, और सुबह हमने आपको ये ट्रेड भी बताया था, सेल, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, जहां पे तेजी का मूड बना हुआ है। ऑटो स्टॉक्स ने पिछले हफ्ते बॉटम बनाने के और एक तेजी पकड़ने के जो संकेत दिए थे, उसको आगे बढ़ाने वालों में आज अगर ऑटो कंपनीज की बात करें तो हीरो और टीवीएस मोटर शामिल हैं। ये ट्रेड भी आपके पास पिछले हफ्ते से जरूर होंगे। और एनसीलरीज में भारत फोर्ज, एक्साइड, मदरसन सुमी जैसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज इस कमान को संभाला है और आगे बढ़े हैं। फाइनेंस कंपनीज पे ज़रूर आपकी नज़र होनी चाहिए। एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस, खासतौर पे एम&एम फाइनेंस पे, और दूसरी तमाम कंपनियां जिनके बड़ा रूरल एक्सपोजर है उन पर आज सभी की नज़र बनी हुई है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद आईएमडी मॉनसून का फोरकास्ट लेकर आएंगे। तो एम&एम फाइनेंस पे नज़र रखिए, रेपको होम पे नज़र रखिए। और एक और पॉकेट है बाजार का, कैपिटल गुड्स का, जहाँ पे बीईएल में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। ये पोजीशन भी पिछले हफ्ते से हमने आपको सुझाई थी। वी गार्ड पे भी नज़र होनी चाहिए आपकी। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इन्होंने भी पिछले हफ्ते की तेज़ी पर आज बिल्ड किया है। आईजीएल और एमजीएल दोनों में मजबूती देखी जा रही है। जी प्रदीप जी, जैसे कि आपने बताया बहुत बेहतरीन तरीके से कि बाजार इस वक्त दिन के सबसे उच्चतम स्तर पे, फिर भी कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी है। सबसे पहले शुरू करते हैं इन्फोसिस में। लगभग 3.2% की गिरावट। इस शेयर में लगभग 725-726 रुपये पे चलता हुआ 22 रुपये नीचे। टीसीएस के मुकाबले हल्के रिजल्ट्स और कमज़ोर गाइडेंस के वजह से ये इस वक्त 3 हफ्ते के लो पे चलता हुआ इन्फोसिस। डीसीबी बैंक लगभग 42% का इजाफा ओपन इंटरेस्ट में। स्टॉक लगभग 3% नीचे 193 रुपये पे और 1 महीने के लो पर। जेट एयरवेज भी लगभग 2.5% नीचे चल रहा है। पायलट्स ने गुहार लगाई है प्रधानमंत्री मोदी साहब को कि किसी तरीके से एयरलाइन को बचाया जाए। लगभग 20,000 नौकरियां जो हैं वो इस वक्त लगी हुई है दांव पर, और इसी तरीके से ये शेयर लगभग 262 रुपये पे इस वक्त फ्लैट 261 रुपये 10 पैसे पे चल रहा है। ये शायद कैश का प्राइस है। मिड कैप पीएसयू बैंक्स की तरफ नज़र डालते हैं। ओबीसी, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक में लगभग 1 से 1.5% की गिरावट देखी जा रही है, लेकिन इसमें ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, 6 से 10% के करीब इन तीनों बैंक्स में। ओबीसी में लगभग 118 रुपये का टॉप था जो 27 मार्च को लगा था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग। यूनियन बैंक में भी इसी तरीके से 100 रुपये का जो टॉप था इस वक्त 92 रुपये, और कंसोलिडेशन का दौर कैनरा बैंक में लगभग 282 रुपये पे। 5 दिन का चेंज देखते हैं निफ्टी के शेयर्स में। एशियन पेंट्स में लगातार 2 दिन जो बढ़त देखी गई, उसके बाद गिरावट का दौर आज। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 920 रुपये का इसमें हाई था, और इस वक्त 844 रुपये ये चलता हुआ। और यूपीएल 960 के टॉप से इस वक्त ये ट्रेड करता हुआ लगभग 922 रुपये के आसपास। सेकेंड वीकली चेंज देखते हैं, क्योंकि इस वक्त एक्सपायरी का बिल्कुल मध्यम समय आ चुका। 2 हफ्ते बीत चुके और 2 हफ्ते बचे हैं। तो इसमें से कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं निफ्टी में खासकर जो गिरावट के दौर से चल रहे हैं? बीपीसीएल 410 रुपये से इसमें गिरावट देखी गई, इस वक्त 10% नीचे है। टाइटन लगभग 4.1% नीचे, 1140 का इसमें हाई देखा गया। येस बैंक और इंडसइंड बैंक जो हैं ये 285 और 1820 रुपये के हाई में लगभग पिछले 2-3 हफ्ते से इसमें गिरावट का दौर चल रहा है। और ब्रिटानिया 1 अप्रैल से करेक्शन के दौर में, इस वक्त 1 महीने का जो इसमें करेक्शन चल रहा है, स्टॉक 3000 रुपये के नीचे
आज मात्र 11 रुपये ऊपर 2,995 रुपये पे। प्रदीप जी, तो ये वो स्टॉक्स जो आपको दे रहे हैं आज कमाई का मौका, कहां पर इस समय ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले आपको अब ये बताते हैं ट्रेड एट 2, और शुभम अग्रवाल हमारे साथ आज बताएंगे ट्रेड एट 2। शुभम बताइए। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। यहाँ पे अगर हम देखें तो आज जिस तरह से इंडेक्स में ओवरऑल कंसोलिडेशन है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, और उसमें बैंकिंग नेम्स में मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ से उछाल देखने को मिलेगा। तो एसबीआई को अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन आज उसके पार निकलने का यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग भी बिल्ट होता हुआ दिखा है पिछले कुछ दिनों का। अगर आप डेटा को एक्यूमुलेट करेंगे तो मुझे लगता है कि एसबीआई एक बड़ा मूवर हो सकता है ये रैली में, और थोड़ा सा अभी प्राइस बढ़ गया है जहां से मैंने रिकमेंड किया था, तो मैं सिर्फ स्टॉप लॉस के लेवल को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। 325 के टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहिए, और टारगेट मैंने पहले 313 का दिया था, उसको 1 रुपया अब हम ऊपर ले आएंगे, तो 314 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 325 का टारगेट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आता हुआ दिखेगा, और अगर इसको थोड़ा सा अगर हम पोजिशनली होल्ड करके और समय दें तो मुझे लगता है कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 340 तक भी यहाँ पे जाने की पूरी संभावना है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एसबीआई को लॉन्ग करना चाहिए। तो दिग्गज हेवीवेट एसबीआई 325 के टारगेट हैं, 340 तक भी जा सकता है अगर आप यहां पे बने रहें लॉन्ग करने की राय। इसका चार्ट जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। डायरेक्टर साहब, बैंकिंग स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और एसबीआई जैसे दिग्गज हेवीवेट्स जो निफ्टी बैंक को ड्राइव करते हैं, दिन के हाईज पर राजेश एक बार फिर से ये स्टॉक अब पहुंच चुका है एसबीआई। क्या लगता है, आप भी सहमत हैं इस टारगेट से? यस, सर्टेनली। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जिस तरह से एसबीआई में एक पोस्ट ब्रेकआउट करेक्शन हुआ था, और उस करेक्शन के बाद का ये पुल बैक है, और 325 का जो शुभम ने टारगेट दिया मुझे लगता है इट्स क्वाइट अचीवेबल। स्टॉप लॉस मुझे लगता है 315 का होगा मेरा। चलिए, बात दिग्गज बैंकिंग शेयर्स की हो रही है तो एक और इसमें जोड़ते हैं कड़ी। कोटक महिंद्रा बैंक लगभग इस वक्त कोटक महिंद्रा बैंक 1% ऊपर चल रहा है, और गिने चुने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये सबसे आगे है इस वक्त लगभग 1362 रुपये पे। आपकी राय शुभम जी, कोटक बैंक पे 1362 रुपये पे फ्यूचर्स में लगभग 19 रुपये ऊपर, और उसके बाद सतपति जी आप भी बताइए क्या लगता है आपको शुभम जी? शैलेंद्र जी, यहाँ पे अगर देखें तो कोटक बैंक में दो पर्सपेक्टिव है। एक तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो पिछले 10-15 दिन से कंसोलिडेशन में बना हुआ था, और आज अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो ये पूरे 10-15 दिन का हाईएस्ट लेवल पे आज क्लोज होगा, तो वो एक पहला पॉजिटिव इंडिकेशन है। और जो दूसरा पॉजिटिव है वो ये है कि 1360 के अगर कॉल स्ट्राइक को आप देखें तो वहाँ पे हैवी कंजेशन था कॉल राइटिंग का, और फ्यूचर का प्राइस अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं अब ट्रैप फील करेंगे, और वो अपने पोजीशन को अनवाइंड करने के लिए आएंगे, और ये दोनों ही चीज पॉजिटिव डेटा है जो सपोर्ट करेगा एक रैली के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ से कोटक में भी एक लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए। 1350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 1400 के आसपास का ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे भी टारगेट आता हुआ दिखेगा। सतपति जी, आपकी राय कोटक बैंक पर? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से 1360 का इसका जो कंजेशन का जो रेजिस्टेंस है, अगर ये 1360 के ऊपर क्लोज रहता है तो डेफिनेटली इट शुड बी ट्रीटेड एज अ ब्रेकआउट। अगर ऑप्शंस का भी डेटा देखें तो 1360 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है। अगर 1360 के ऊपर क्लोज देता है तो अनवाइंडिंग होगी, और जो नेक्स्ट शिफ्ट होगा वो 1400 पे होगा। तो इट्स अ क्लियर कट बाय। 1360 के ऊपर बाय बनेगा, 1350 का स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट टारगेट जैसे मैंने कहा 1400 तक जाएगा। 1400 तक के लेवल कोटक महिंद्रा बैंक आपको दिखाएगा, तो इसके साथ साथ मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि निफ्टी बैंक को ये जी कहाँ लेकर जाएगा। शुभम, एक बार इंडेक्स पर अगर नजर डालें, निफ्टी और निफ्टी बैंक, खास तौर पे निफ्टी बैंक फिर से लीड करता हुआ अब नजर आ रहा है। 3 दिन है हमारे पास दरअसल, और एक दिन उसमें से करीब करीब आज खत्म होने आ गया है, आखिरी घंटा बचा है, तो 2 दिन और 1-1.5 घंटा समझिए ट्रेड में जो बाकी है। क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इस एक्सपायरी के लिहाज से? इस हफ्ते कैसे होगी कमाई, बताइए। प्रदीप जी, यहाँ पे अगर देखें तो जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि इंडेक्स में काफ़ी कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन अब यहाँ पे साइंस है कि ये कंसोलिडेशन मैच्योर हो चुका है और एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में आज जिस तरह से एक रेंज में से निकलने का ये कोशिश कर रहा है, तो जो नेक्स्ट टारगेट अंडरलाइन के लिए है वो 30,500 30,600 की तरफ अब हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के थ्रू अगर हम एक ट्रेड बनाए वीकली एक्सपायरी के लिए, तो मुझे लगता है 30,200 का जो कॉल ऑप्शन है ये वीकली एक्सपायरी का,
उसको खरीद के जाना चाहिए एज अ BTST ट्रेड, बिकॉज वेडनेसडे को छुट्टी है तो वहां थोड़ा थीटा डीके हो जाएगा। लेकिन BTST के पर्सपेक्टिव से 140 के आसपास का कॉल का प्राइस है, तो इसको खरीद के जाएं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 110 रुपए पे, और मुझे लगता है कि कल तक में ही इसका टारगेट 185-190 रुपए तक आता हुआ दिखेगा। तो एक BTST के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में ऑप्शन के थ्रू एक लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए। शुभम जी, आपने SBI पे तो बात करी और कोटक महिंद्रा पे भी अपनी राय व्यक्त करी बैंक निफ्टी में, और कोई ऐसा बैंकिंग स्टॉक जो आपको बुलिश लगता हो आने वाले 2-3 दिन में? शैलेंद्र जी, अगर यहाँ पे देखें तो इनफैक्ट पिछले हफ्ते से ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि हम जब भी शो करते हैं तो 10-15 बैंक के एटलीस्ट हम बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है आज भी वैसा ही एक दिन है जहाँ पे बैंक निफ्टी एक स्ट्रांग मूवमेंट दिखाता जा रहा है। तो उसमें डेफिनेटली बहुत सारे बैंक्स है जो इमर्ज हो रहे हैं, और अगर मुझे एक सेकेंड अगर बैंक यहाँ पे चुनना है तो एक्सिस बैंक के साथ में जाना चाहूंगा, बिकॉज इस बार का जो डेवलपमेंट है एक्सिस बैंक में वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि 760 के आसपास अगर वहां पे देखेंगे तो कॉल और पुट दोनों का ही स्ट्राइक जो हेवीएस्ट राइटिंग है वो 760 के लेवल पे ही था, और ऐसा काफी समय से चलता आ रहा था। बट इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि 760 के कॉल में अनवाइंडिंग होना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि अब 760 का जो लेवल है वो एज अ सपोर्ट तो बहुत स्ट्रांग काम करेगा, और अपसाइड में मुझे लगता है जो कॉल राइटर्स बैठे हुए थे कि ये कहीं नहीं जाएगा और साइडवेज रहेगा, वो कहीं ना कहीं एक एंड पे आ रहा है और एक रैली की यहाँ पे उम्मीद बनती जा रही है। तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक एक नेक्स्ट बड़ा परफॉर्मर बन सकता है। तो एक्सिस बैंक खरीदें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 760 के आसपास, और अपसाइड में मुझे लगता है जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है स्टॉक का 785 के आसपास वो रीटेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो एटलीस्ट 785 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए यहाँ पे एक्सिस बैंक खरीदना चाहिए। जी, हमारे साथ आज जगनंदम तुनुगुंतला साहब भी जुड़े हुए हैं। बड़े ज़बरदस्त फंडामेंटल एनालिस्ट हैं और इस वक्त सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट में काम करते हैं। तुनुगुंतला साहब, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप अपने इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को, HNI क्लाइंट्स को क्या एडवाइस कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में आने वाले 2-3 हफ्ते में, इस नज़र में कि काफ़ी सारे इस सेक्टर से रिजल्ट्स आने वाले हैं? ज़रूर, अगर देखेंगे तो अगर रिजल्ट्स के हिसाब से अगर बात करेंगे, अगर दिसंबर क्वार्टर जो है वो यूनिक क्वार्टर था, क्योंकि उसमें बैंकिंग सबसे लीड किया था अर्निंग सीजन को, नॉन BFS से अंडर परफॉर्म किया था। उसके पिछले 4 हफ्ते अगर 4 क्वार्टर्स हम देखेंगे, हर बार बैंकिंग डिसअपॉइंट किया था बिकॉज ऑफ NPA, बिकॉज ऑफ एसेट क्वालिटी इश्यूज। हर बार जो नॉन BFS है आउट परफॉर्म किया था पिछले 4 क्वार्टर्स। बट दिसंबर क्वार्टर से सिचुएशन चेंज हुआ, क्योंकि बैंकिंग में ऑलमोस्ट एसेट क्वालिटी क्लीन अप कंप्लीट हो चुका है और प्रोविजनिंग ऑलरेडी हो चुका है, और सब बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी इतना कम बेस पे था। अब तो थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो परसेंटेज गेंस अच्छा दिखने शुरू होगा। कि इसका मतलब यह है कि इस क्वार्टर में भी, मार्च का भी जो रिजल्ट सीजन है, हमारा उम्मीद यह है कि बैंकिंग आउट परफॉर्म करेगा, नॉन BFS से डिसअपॉइंट करेगा। नॉन BFS से मतलब इस बार इकोनॉमी स्लो है, रेवेन्यू ग्रोथ स्लो है, वॉल्यूम ग्रोथ स्लो है, बीट इन FMCG और ऑटोमोबाइल्स, परफॉर्मेंस मे नॉट बी दैट गुड, बट बैंकिंग जो है वो जरूर आउट परफॉर्म करने की संभावना ज़्यादा है। बैंक्स लाइक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, प्रोविजनिंग सब कुछ हो चुका है, प्रॉफिट बेस इतना छोटा है, अगर थोड़ा भी हल्का परफॉर्म करे वो बिग गेन्स दिखेंगे काइंड ऑफ थिंग। इस बार बैंकिंग, वी आर बेटिंग ऑन बैंकिंग की वो अच्छा खासा आउट परफॉर्म करने की। तो 3 पिक्स, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI। बैंकिंग इन जनरल, क्योंकि फॉर एग्जांपल HDFC बैंक और कोटक बैंक में ऑलरेडी बेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना प्रॉब्लम कभी था ही नहीं काइंड ऑफ थिंग। वेयरएज एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI एक प्रोविजनिंग बेस छोटा था, इसलिए यहाँ क्या है कि इवन इन ए नॉर्मल कोर्स से 10% ग्रोथ है, वो बेस छोटा होने की वजह से वो 30% ग्रोथ जैसे दिखेगा। तो इस बार आई थिंक बैंकिंग ये जो बैंक्स जो मेन हेवी वेट जो है बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस बार, क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरऑल निफ्टी में 35% वेटेज है, कि बैंक निफ्टी में ये सब मिलकर लगभग 60% है। मतलब अगर वेटेजेस के हिसाब से देखेंगे तो ये 3 एक तरीके से पिलर्स हो सकता है कि अगर निफ्टी 12,000 पहुंचना है, स्पेशली इन्फोसिस अगर अंडर परफॉर्म करने वाली है, तो मैक्सिमम लोड जो है इसको पुल करना ही पड़ेगा बैंक्स को। ओके, तो बैंक यहाँ से आगे ड्राइव करेंगे ना केवल इंडेक्स को, बल्कि मुनाफे की टैली को भी टॉप करते हुए नजर आएंगे। तो ICICI, एक्सिस, SBI जैसे स्टॉक्स पर है इनकी नज़र। इन जनरल इस सेक्टर पे बुलिश है जगन्नाथम जी। एक और सेक्टर अगर आप देखें जिस पे बाजार आज काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, बल्कि पिछले 2-3 दिनों से, वो है एविएशन का। स्पाइस जेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और साथ ही साथ इंडिगो भी। इन दोनों स्टॉक्स में जिस तरह से खरीदारी हुई है, स्पाइस तो 25% के आसपास पिछले 3 दिनों में बढ़ चुका है। इनके भी नतीजे, चूंकि जेट के नतीजे कमज़ोर आएंगे, उनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो इधर आया है।
किस तरह के रिजल्ट की आप उम्मीद कर रहे हैं और अब क्या कॉल देते हैं आप? क्योंकि एविएशन एक तरीके से बिजनेस बहुत टफ बिजनेस है कि इस बार जेट के वजह से नेचुरली मार्केट शेयर इंडिगो और स्पाइस जेट को मिलेगा, वो तो पॉजिटिव है, बट लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गया, कि क्रूड ऑयल ऑलरेडी $72 पे। मेरे ख्याल से पिछले मार्च क्वार्टर के लिए क्रूड के प्राइसेस थोड़े नीचे ही आए, मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स विल बी गुड, बट लेकिन अभी क्या है कि लोग धीरे धीरे फॉरवर्ड प्राइसिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल ATF जो है $72 पे, अब मॉर्गन स्टैनली का टारगेट $74 जो है, और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ऑलरेडी $80 की बात कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या है कि एक तरीके से ये जो सेगमेंट है थोड़ा सा वो क्रूड ऑयल के एक हैंगओवर बन सकता है कि एज ए हेडविंड, बट लेकिन रिजल्ट्स वाइज आई थिंक सरप्राइजिंगली इस बार सरप्राइज कर सकता है। बट एविएशन हमेशा एक टैक्टिकल ट्रेड है, इट कैनॉट बी आपके पोर्टफोलियो में एक पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं बन सकता है, केवल एक टैक्टिकल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बिल्कुल। तो राजेश जी आप दोनों चार्ट देखिए, तब तक हम दर्शकों को याद दिला दें कि स्पाइस पर हमने आपको लगातार खरीदारी की कॉल दी। जहां पर जेट एयरवेज अपने विमान नहीं चला पा रही है, वहां पर आपको अब स्पाइस जेट के विमान देखने को मिलेंगे। स्पाइस जेट में कितनी और तेजी हो सकती है? 105 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए और 92, 93 के स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है? नॉर्मल जब जेट था तब और ये क्रैश होने के बाद जेट का जो हाल है, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे आने वाला है बहुत जल्दी। 120 टारगेट पकड़ के चलिए, 101 करंट मार्केट प्राइस है, दैट इज 20% रिटर्न। कल खरीदा है तो जल्दी बुक मत करिएगा, 119 तक के टारगेट्स यहाँ पर आप बन रहे हैं। 2 दिन के अंदर इस स्टॉक ने आपको कम से कम 14-15% की कमाई करके दे दी है, तो ये एक स्टार परफॉर्मर। राजेश क्या कहते हैं आप स्पाइस और इंटरग्लोब? देखिए जैसे आपने जो चला है उसमें देखिए 120 का टारगेट दिया था, 101, 102 चल रहा था, अभी भी मुझे लगता है वो टारगेट इंटैक्ट है, हालांकि थोड़ा चला है, तो अभी थोड़ा सा अगर हम अब अच्छी होने वाला है, अभी मोहर लगाएंगे तो ऑलमोस्ट वी आर दैट। सो अभी फ्रेश एंट्री मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। इंटरग्लोब में फ्रेश एंट्री करेगा इंटरग्लोब एज ए ट्रेडर? देखिए आज यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, ये हमारे कम से कम जो छोटा सा चार्ट में देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, वो तो दिखा रहा है। देखिए प्रदीप जी, एज ए ट्रेडर डेफिनेटली करना चाहिए। द रीज़न इज 1380 एंड 1460 ये इसका एक ट्रेडिंग रेंज था। अगर आप उसको टेक्निकली देखें तो आज इसमें ब्रेकआउट हुआ है विद राइज इन वॉल्यूम, विद राइज इन गेन इन ओपन इंटरेस्ट, तो मुझे लगता है ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। अपसाइड में मेरा टारगेट है 1510, 1520, तो इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1450 एट दिस लेवल। ओके, 1510, 1520 के टारगेट के साथ इंटरग्लोब पे आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं और स्पाइस जेट अपने टारगेट अचीव करने की पूरी तैयारी में। जी प्रदीप जी, इंडसइंड बैंक का शेयर दिखाते हैं, इसमें अभी 1.5 लाख शेयर्स की काफ़ी अच्छी ब्लॉक डील हुई है, लगभग 1756 रुपये के आसपास चलता हुआ। हम लोग बात भी कर रहे थे, इसमें लगभग 1820 रुपये से जो रिवर्सल देखा गया है वो स्टॉक इस वक्त कंसोलिडेट करते हुए। सतपुते साहब, आपकी राय कुछ इंडसइंड बैंक पर? देखिए शैल जी, यहाँ पे इंडसइंड फिलहाल एक कंसोलिडेशन में है, और सबसे बड़ी बात है कि इस पे जिस तरह से हमने मूव देखा था 1500-1510 से और करीबन 1820-1830, उसके बाद ये कूल ऑफ हो रहा है। इसमें ट्रेंड में कोई भी वीकनेस नहीं है, दिस इज जस्ट अ वीक साइन की जहाँ पे हम ये कहते हैं कि वीक हैंड यहाँ पे निकल रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से सोचे तो 1350, 1360 ये इसका एक बेस है। अपसाइड में मुझे लगता है इसका जो पोजिशनल टारगेट होना चाहिए वो करीबन 1900-1910 तक का बनता है। एज ए मोमेंटम प्लेयर इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 1800-1810 पे है। तो अगर एट दिस लेवल 1759 पे लॉन्ग रखना है, जो कि मुझे लगता है लॉन्ग साइड पे ही रहना चाहिए, 1730 का एक स्टॉप लॉस रखे, थोड़ा सा मैंने डीप रखा है। अपसाइड में मैंने जैसे कहा 1800-1810 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बैरियर है, तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट 1800-1810 होगा। चलिए, यहाँ से लगभग 50 से 60 रुपए की तेज़ी देख रहे हैं सतपुते साहब इंडसइंड बैंक में, और थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझको एक शेयर सुझाया टाटा एलेक्सी। TCS के रिजल्ट्स जिसमें 3% का इजाफा देखा गया स्टॉक में, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट टाटा एलेक्सी पे भी आता है हमेशा की तरह, और इस वक्त 23 रुपये ऊपर चल रहा है, दिन के उच्चतम स्तर पर 984 रुपये। बताइए सतपुते साहब, आपको कहाँ जाता दिखता है ये शेयर? देखिए शैल जी, यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना है। हमने टाटा एलेक्सी देखा 960, 970 इस सपोर्ट पे, फ्यूचर में 960, 970 फ्यूचर लेवल्स अच्छे से मेंटेन किया है, और बहुत दिन के बाद आज इसमें एक ट्रैक्शन देखा गया और आज इसमें एक बाइंग देखा गया है। तो इट्स ए क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग है, जो कि मुझे लगता है अगर आज के हिसाब से भी देखें तो 1008, 1010 ये इसका टारगेट होना चाहिए। उसको अगर हम थोड़ा सा पोजिशनली सोचें तो मुझे लगता है अगर दिस इज द बेस तो टारगेट कहाँ होगा? मुझे लगता है 1050, 1060 ये इसका पोजिशनल टारगेट होगा।
इस पोजिशनल टारगेट के लिए और शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए भी अगर प्ले करना है तो 970 का स्टॉप लॉस रखें। जी ओके, तो ये कॉल टाटा एलेक्सी पे आज सुबह अगर आपने हमारे साथ खरीदारी की तो इस समय आप मुनाफे में हैं, और इस समय भी एक बाई कॉल आता हुआ इस शेयर पे। राजेश जी, आपका एक फेवरेट स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब 2% बढ़ गया है पिछले 15 मिनट के अंदर। देखते देखते वॉल्यूम आज यहाँ पे थोड़े हल्के हो रहे थे, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि तेजी से वॉल्यूम भी बिल्ड होता हुआ, अभी तक अगर आप देखें तो औसत वॉल्यूम का आधा ही हुआ है। हालांकि क्या देख रहे हैं आप? देखिए प्रदीप जी, इनफैक्ट हमने पहली बात की थी जब तो ये 700-710 के आसपास था और वहाँ से वन वे चल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ रहे हैं तो, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है 900-905 के आसपास का जो बेस बना है उसके चलते ऊपरी तौर पे 980 और 1000 ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मुझे लगता है फिलहाल जिस तरह से इसमें मोमेंटम है वो मोमेंटम कायम रहेगा, पर एट द सेम टाइम एंट्री अपॉर्चुनिटी जो है वो थोड़ा सा मिस हो रही है। तो अगर 900 के आसपास मिले तो सोचेंगे, एट द सेम टाइम 1000 के आसपास इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो हमारे दर्शकों के पास तो ये पोजीशन होगी जरूर, क्योंकि हमने काफी नीचे के लेवल से लगातार रेकमेंड किया है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? देखिए मुझे लगता है प्रदीप जी, हमने लास्ट टाइम जो स्टॉप लॉस किया था 880 के आसपास बनाया था, उसको अभी ट्रेल करें और उसको करीबन 920 के आसपास रख दे। 920 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब आप रखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज में। जगन्नाथम जी, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो एक अपडेट मैं आपको बताऊं, इस बीच हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबेरॉय रियल्टी, ये दो मुंबई बेस्ड कंपनीज, और साउथ की दो कंपनीज हैं प्रेस्टीज और ब्रिगेड, हमारे एक्सपर्ट्स ने इनमें लगातार निवेश की राय दी है। आप इस समय इस सेक्टर से क्या चुनते हैं? रियल एस्टेट हमेशा एक मुश्किल सेक्टर रहा था इन्वेस्टर्स के लिए, बट लेकिन जब से आरबीआई एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कट्स वगैरह किया था और सेक्टर को पुश करने की कोशिश किया, और गवर्नमेंट भी बजट में लगातार रियल एस्टेट को एडवांस देने जैसा जो पॉलिसीज लाया कि सेकंड हाउस जो है वो भी आप डीमड लेट आउट मानने की ज़रूरत नहीं है, एंड आल्सो रीट्स जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो भी एक इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए एक तरीके से अच्छा मूव था रीट का भी। उसका भी रिस्पांस आने के बाद ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश में है। आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज इज ए गुड चॉइस, क्योंकि एक सॉलिड मैनेजमेंट ग्रुप बैक्ड है। सो आई थिंक सिलेक्शन ठीक से करिए, क्योंकि रियल एस्टेट में सस्टेनेबल कंपनीज मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट जब भी एक क्वालिटी बैलेंस शीट जहां डेट कम है, लाइक गोदरेज प्रॉपर्टीज कैन बी ए गुड चॉइस। जी नुकुंता साहब, हम लोग ऑटो शेयर्स पे काफ़ी समय से नज़र लगाए हुए हैं और पिछले 2-3 महीने में टाटा मोटर्स हमने अपने दर्शकों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेकमेंड किया। लगभग 170 के लेवल से हम लोग इस वक्त इसमें बरकरार हैं, 227 आज। और दो स्टॉक्स जिसमें तेज़ी देखी जा रही है आजकल, खासकर बजाज ऑटो, पिछले 4-5 दिन से लगातार तेज़ी, इस वक्त 3000 रुपये के स्तर से ऊपर, और मार्च 2018 की जो इसकी हाई थी लगभग 3400 रुपये, उसकी तरफ जाता हुआ। आपकी राय इस लेवल पे बजाज ऑटो पर? इन जनरल अगर ऑटो देखेंगे तो पिछले 3 से 6 महीने में बहुत सारे न्यूज़ आया कि इंडस्ट्री बहुत टफ समय से गुजर रहा है, इन्वेंट्री लेवल्स बहुत बढ़ चुका है वगैरह, बट एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि इंडिया में जो 120 करोड़ की आबादी जो है, इतने आबादी में क्या है कि किसी ना किसी पॉइंट पे डिमांड तो वापस आएगा ही, चाहे 3 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे, जाएगा कहाँ? चाहे आदमी को 2 व्हीलर खरीदना है, चाहे आदमी को 4 व्हीलर खरीदना है। कि उस बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपको 3-4 महीने इधर उधर हो सकता है, बट लेकिन ऑटोमोबाइल में हमेशा आप बना के रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3-4 महीने फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं कोई भी शेयर, बट ऑटो में आपको रहना ही पड़ेगा। बजाज ऑटो पॉजिटिव आउटलुक तो है ही है, प्लस आई थिंक अगर कोई कॉन्ट्रेरियन खेलना चाहे तो मारुति M&M ऑल्सो नॉट ए बैड चॉइस, क्योंकि उन दोनों में इतना बाउंस नहीं हुआ जितना टाटा मोटर्स में हुआ था, और मार्केट लीडर्स तो है ही है। और अभी इंडस्ट्री वाइज बहुत स्लो इंडस्ट्री है, बट लेकिन अगर आपको 3 मंथ्स टू लाइक 6 मंथ्स या 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कॉन्ट्रेरियन तरीके से चलना है, M&M और मारुति भी आप आपके नज़र में रख सकते हैं। और M&M में खासकर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो केवल 60% है, और 40% रेवेन्यू और इम्पैक्ट जो आता है टेक महिंद्रा हॉलीडेज, महिंद्रा डेवलपर्स, सो बाकी बिजनेस जो है वो सब आता है। दैट मीन्स अगर आप M&M खरीद रहे हैं, इसका मतलब आप एक छोटे म्यूचुअल फंड खरीदने जैसे हो गया, मतलब एक ऑटोमोबाइल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, तो एक तरीके से आपको डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अगर ऑटोमोबाइल बिल्कुल स्लो डाउन है, फिर भी आपके पास बाकी बिजनेसेस आपको सपोर्ट दे सकते हैं। जी, जब तक सतपुते साहब बजाज ऑटो पे अपनी नज़र डालते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं टाटा मोटर्स पर। बेहतरीन प्रदर्शन पिछले 2-3 महीने से, स्टॉक 170 से 230 आ गया।
आपकी राय 230 रुपए पर? दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिजनेस वाइज अभी भी इतना कोई रिवाइवल नहीं दिख रहा है, अभी भी सेल्स वगैरह स्लो है। बट दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना पड़ेगा कि टाटा सन्स जो है उसका जो पेरेंट कंपनी, वो लगातार 150 और 200 के बीच में बहुत क्वांटिटी में वो लोग खरीदारी किया कि दैट शोज़ कि अगर प्रमोटर 150 और 200 के बीच में खरीद रहे, इसका मतलब है कि उनका बिजनेस पोटेंशियल के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। साथ के साथ और एक बड़ी चीज़ ये भी हुआ कि अबाउट 3 महीने पहले टाटा मोटर्स एम्प्लॉइज को ईसॉप्स अनाउंस किया। अभी तक टाटा मोटर्स हिस्ट्री में कभी ईसॉप्स नहीं होता है। अच्छा। कि अभी टॉप 200 एम्प्लॉइज को दे अनाउंस्ड ईसॉप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। किस प्राइस पर? 2020 वेस्टिंग है, मींस इसका मतलब है कि एम्प्लॉइज को भी एक तरीके से मोटिवेशन है कंपनी को रिवाइव करके 2020 तक उसको मुनाफा मिला है और JLR और डोमेस्टिक बिजनेस दोनों को अपलिफ्ट करे, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में स्ट्रेंजली इतना बड़े कंपनी होने के बावजूद भी ईसॉप्स नहीं थे काइंड ऑफ थिंग। चंद्रशेखरन जब भी टाटा सन्स का लिए थे, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट। सो कुल मिला के यह है कि बिजनेस वाइज वी कैन प्योर टर्न अराउंड स्टोरी, मतलब सॉलिड टर्न अराउंड स्टोरी, वेरी लो वैल्यूड। ओनली थिंग इज अगर बिजनेस में हल्का भी इंप्रूवमेंट है, कोई अच्छी चांस है कि और परसेंटेज गेन ज़्यादा दिखे काइंड ऑफ। चलिए सतपुते साहब, इतना आपने सुना बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स के बारे में, अब आप अपनी राय दीजिए बजाज ऑटो के स्टॉक पर। देखिए शैल जी, बजाज ऑटो का चार्ट बेहतरीन है। इसका जो बेस फॉर्मेशन है, स्लाइटली पोजिशनल बात करूंगा इनिशियली, 2810 के आसपास इसका टेक्निकल ब्रेकआउट है। ये जो वीकली चार्ट पे दिखता है, यहाँ जो प्राइस पैटर्न अनफोल्ड हुआ है चार्ट का, वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और जिसका टारगेट करीबन बनता है टेक्निकली 3250 से लेके 3300। सो ये पोजिशनल टारगेट है, तो जिन्होंने रखा है उन्हें मुझे लगता है मेंटेन करना चाहिए, होल्ड। एट द सेम टाइम अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो जो ब्रेकआउट आया है 2950 पे आया है, तो 2950 जब डीप लेगा मुझे लगता है दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एट द सेम टाइम ऊपरी तौर पे जहाँ पे रेजिस्टेंस है वो है 3130 का, तो शॉर्ट टर्म के स्विंग के हिसाब से 3130 इसका टारगेट हो गया जो इस करंट भाव से भी 100 रुपीज़ अप है। सो फॉर दोज वांट टू प्ले दिस, इनिशिएट लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2970। चलिए 2970 पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाएं बजाज ऑटो और लॉन्ग टर्म में खेलें, तो इस वक्त सतपुते साहब की राय है कि ये बहुत बेहतरीन ट्रांजैक्शन हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं किरण जाधव साहब। जाधव साहब नमस्कार, आपका क्या हालचाल इस वक्त? क्या लगता है आपको बैंक निफ्टी इस वक्त 200 पॉइंट के इजाफा 30,144 पर? चलिए काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, और जैसे हमने सवेरे भी बात की थी 30,200 एक अहम लेवल है, वो टेस्ट होनी चाहिए। उसके ऊपर चलता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, और यही एक पहले टारगेट मान के चलने चाहिए। अंडर करंट स्ट्रांग है, और उसी तरह से आप निफ्टी में भी देखते हैं तो आज निफ्टी में डेरिवेटिव डेटा, ऑप्शन चेन डेटा काफी उभर के आ रहा है। आज 11,700 के कॉल ऑप्शन में करीबन 10,40,000 पोजीशंस ओपन होते नजर आ रहे हैं, ऐड होते नजर आ रहे हैं, और उस लिहाज से जो मूव आई है वो काफी स्ट्रांग है। अगर हम 11,700 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहते हैं तो आपको 50 से 70 रुपए की रैली इधर से देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि 11,770 के टारगेट्स मान के चलने चाहिए अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। राइट, तो ये टारगेट्स के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं। बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है बाजार में, कुल आधा घंटा बचा है और मेट का फोरकास्ट आने वाला है। उससे पहले देखिए हरियाली चौतरफा बनती हुई, और लग ही रहा है शैल जी की अच्छे मानसून की प्रेडिक्शन थोड़ी देर में होने वाली है। उससे पहले देखिए ये तेज़ी बन रही है। आप लोग टाटा ग्रुप की बात कर रहे थे, TCS ने तेज़ी दिखाई, टाटा मोटर ने तेज़ी दिखाई, और आज हम सुबह सुबह कह रहे थे टाटा एलेक्सी को मत भूलिएगा, 4 डिजिट में पहुंच जाएगा। थोड़ी देर और लगेगी, वो लेवल हासिल हो जाएगा। नजर आ रहा है आपको ऐसा चार्ट्स पर? इनफैक्ट हेमंत, अभी जस्ट शो के शुरू में ही हमने बात की, तब ये 990 के आसपास था। 1010 का आज का टारगेट। आज का बहुत सिंपल नो ब्रेनर वाला ट्रेड था, क्लियर कट था, इसे क्लियर कट ट्रेड था जहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, ज़्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग रखना है। और सबसे बड़ी बात है हेमंत, इसमें लॉट साइड 400 का है, तो अगर 20 रुपए भी मिलता है तो 8,000 रुपए। देखिए सुबह सुबह किसी ने अगर हमारे साथ जुड़े तो 8,000 रुपए तो देखिए बन ही रहे। हेमंत जी, आप क्यों समझ रहे हैं कि मैंने आपको अंदर बुलाया है इस वक्त? आप देखिए जब हम लोगों ने सुबह बाजार छोड़ा था तो 200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर था, देख लीजिए, देखिए वहां से तब तक बराबर अभी 200 पॉइंट ही है, और अब आप अंदर आ चुके हैं। तो कोशिश करते हैं कि जो आपका मैजिक नंबर है 500 पॉइंट का, वो आप बैंक निफ्टी वाला उसको आप अचीव करें, और फिर आप आज डिनर भी करें, क्योंकि मुझे जहां तक पता चला है आप डिनर नहीं करते जिस दिन बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर नहीं चलता। लेकिन जबरदस्त तेजी देखिए मेटल्स में भी देखने को मिल रही है। आज के सत्र में मेटल्स ने जो आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा स्टील सेल देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय कारोबार हो रहा है। मेटल कंपनियों के
जगन्नाथन साहब, कैसे नंबर्स आएंगे इस बार, क्या एक्सपेक्टेशन है? बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, बढ़िया लग रहा है। थैंक यू जी। मेटल्स में ओवरऑल पैटर्न वगैरह अच्छा लग रहा है। ओनली थिंग इज चाइना स्लो डाउन तो रियल इशू तो है ये काइंड ऑफ थिंग। नंबर उनके अच्छे आ रहे हैं, उनके जो नंबर्स आए चाइना ऑलमोस्ट 1-2 साल से सब स्लो चल रही है। इस बार जो पीएमए जो आया वो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से बेटर आया, तो थोड़ा उम्मीद है कि इतना खराब नहीं होगा। और चाइना और अमेरिका भी मैटर ऑफ टाइम, 1 महीने 2 महीने लग सकता है, बट लेकिन वो भी कुछ ना कुछ दोस्ती हो जाएगी, तय हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप मार्केट के इतना बड़ी उनको इतना इंटरेस्ट है कि मार्केट को ऊपर देखने के लिए जरूर वो खराब करके तो नहीं आएगा। कि इसका मतलब ये है कि चाइना और यूएस अगर एक बार होने के बाद पूरा मेटल्स में बहुत फ्रेश रैली आ सकता है। बट लेकिन एज वी स्पीक चाइना स्लो डाउन इज अ रियल इशू, बट अगर 3 मंथ 6 मंथ्स पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो रैली की चांस है जी। तुनगुंदा साहब, आप बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च करते हैं और बहुत अरसे से करते आए हैं। ये बताइए, इस अर्निंग सीजन के लिए जो अभी शुरू हुआ है 2-3 दिन पहले, आपके कौन से 2 ऐसे मिड कैप स्टॉक्स होंगे जो आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना चाहेंगे या डिलीवरी उठाना चाहेंगे? इस बार अगर रिजल्ट सीजन देखेंगे तो मुझे लगता है कि नॉन बीएफएसए में थोड़ा इशू तो खराब तो रहेंगे काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक विप्रो में स्पेशली एक ध्यान रखिए कि 320 की जो एक्सपेक्टेशन जो है बाईबैक प्राइस, मुझे लगता है कि शायद उससे भी थोड़ा बेटर बाईबैक प्राइस ही अनाउंस करेंगे, क्योंकि 320 मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन इसलिए आ रहे हैं कि 1.5 साल पहले जब कंपनी बायबैक अनाउंस किया था उस टाइम पे भी 320 अनाउंस किया, तो इसलिए मार्केट उसी को एक तरीके से एक्सटेंशन मान रहे हैं। अगर मान लीजिए ट्यूसडे को जो रिजल्ट सीजन है कि उसमें अगर 350 360 तक अगर अनाउंस करेंगे तो देयर कैन बी गुड चांस कि विप्रो में फ्रेश रैली और होने के चांस है। वो मिड कैप नहीं है, बट लेकिन वो एक ध्यान में रख सकता है विप्रो में, क्योंकि डाउन साइड बहुत लिमिटेड लग रहा है, क्योंकि अगर 320 330 भी अनाउंस करेंगे डाउन साइड भी प्रोटेक्टेड है। और एक चीज याद रखना पड़ेगा, अगर विप्रो की बात है तो इन्फोसिस में भी डाउन साइड ज्यादा नहीं होगा, चाहे रिजल्ट्स खराब भी आए, क्योंकि 8,700 करोड़ की बायबैक चल रही है, ओपन मार्केट बायबैक। इसका मतलब है कि अगर प्राइस नीचे आएगा कंपनी खुद खरीदना शुरू होगा। अभी तक 1700 करोड़ की खरीदारी हुई, मतलब अभी भी 7,000 करोड़ कंपनी के पास कैश तैयार है खरीदने के लिए। मतलब इसमें शार्ट करने समय एक ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्फोसिस में कि अगर किसी दिन अगर आप एग्रेसिवली शार्ट करने की कोशिश करेंगे, कंपनी तैयार है मतलब नीचे खरीदने के लिए। आप ये देखिए, आज का जो इंट्राडे लो है मेरे ख्याल से 712 रुपए का है, 712 रुपए, जी हाँ 712 रुपए का लो है। और एकदम जैसे ही वो दिन में सुबह सुबह ये प्राइस आया, वहां से एकदम बाइंग देखी गई और वापस इस वक्त 725 रुपए। कंपनी इवन आज के पहले भी एवरीडे 150 to 200 करोड़ खरीद रहे एवरीडे, कि अगर मान लीजिए जब भी प्राइस नीचे है वो किसी भी दिन जाके 1000 करोड़ खरीदने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 7000 करोड़ से तैयार है। मतलब शॉर्ट करते समय थोड़ा सा आप एग्रेसिवली ना होना बेटर है काइंड ऑफ। चलिए, बात इन्फोसिस की हो रही है तो 3 स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। टाटा एलेक्सी 4 डिजिट में आ चुका, 1001 रुपए। टीसीएस दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर, और इन दो की वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो भी दिन का हाई लगाता हुआ। तो सबसे पहले मोहर लगा दीजिए। जी हाँ, आज सुबह सुबह बात हुई थी 4 डिजिट में आएगा, तो देखिए बिल्कुल अब 4 डिजिट में ये आ ही गया है। तो टाटा एलेक्सी में जिन्होंने सुबह सुबह एक बार देखकर खरीदारी करी है तो 1001 का इंट्राडे हाई है, तो मोहर लग गई। यहाँ पर लगाइए डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिंदास होकर। ये देखिए 4 डिजिट में अब आता हुआ जबरदस्त प्रदर्शन। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाए तो कहते हैं पूरा खाने में मजा है, थोड़ा बहुत देखिए अगर सच को अहमद, मुझे लगता है कि ये यहाँ से चलेगा तो 2 चीज़ें हैं। अगर हम मोमेंटम के हिसाब से सोच रहे हैं, जिन्होंने हमारा कॉल सुबह लिया है और उन्हें प्रॉफिट लेना है तो इट इज़ ऑलवेज वेलकम। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करे। और जिनको लंबा है, जिनको लंबा व्यू लेना है, तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करे पोजिशनली 980 के 980 1010 1012 ये इसका एक फर्स्ट सप्लाई पॉइंट है। ठीक है, तो जैसे ही वो लेवल निकालेगा मुझे लगता है फिर ये जैसे टाटा मोटर चल रहा है वैसे ये भी चलेगा। आप कुछ कह रहे हैं? अगर फंडामेंटली अगर देखेंगे तो टाटा एलेक्सी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है। अगर ऑटोमोबाइल चलना शुरू हुआ, क्योंकि एक तरीके से टाटा एलेक्सी का मूवमेंट आईटी से ज्यादा के साथ साथ ऑटो का भी लिंक्ड है। सो मतलब ऑटो भी आईटी भी दोनों चल रहे हैं। आपकी बीएमडब्ल्यू में जो सब बड़े बड़े इंफोटेनमेंट का सिस्टम लगे वो सब वो टाटा एलेक्सी का। इसका मतलब टाटा एलेक्सी के लिए बड़ा एडवांटेज है। मोरओवर टाटा एलेक्सी बहुत समय से कंसोलिडेट, मतलब बहुत साइडवेज स्टेबल स्टेज में, मतलब इतना रैली पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब एक बार मोरओवर थोड़ा सा इलिक्विड है। अगर कोई भी 1-2 इंस्टीट्यूशंस भी आके अगर सपोर्ट दे दे तो पुश ज्यादा होने की ज्यादा चांस है। तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। और ये सीएनबीसी आवास का हाल ही में जैकपॉट स्टॉक भी रह चुका है। सर आपका ट्रेड एट 230 बताइए, कहाँ पर नई शुरुआत की जाए तेजी की?
देखिए मुझे लगता है हेमंत, हीरो मोटर जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी भी इसमें ट्रैक्शन है और स्लोली एंड स्टेडीली वो ट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, वो काउंटर में स्ट्रेंथ आ रही है। तो मुझे लगता है हीरो मोटर बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 2680 का, आज का टारगेट होगा 2756 का। अगर इसको कोई 1-2 दिन और देना चाहे तो इसका टारगेट होगा 2790 का। बिल्कुल, तो इस पर रखिएगा नज़र। हीरो मोटोकॉर्प भागेगा, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा और ये मानसून के फ्लेवर के साथ जुड़ा हुआ स्टॉक है। अब कुछ ही देर में अनुमान यही है कि मेट निराश नहीं करेगा, जो स्काई मेट ने कहा था। और अब आप देखिए बाहर की एजेंसीज भी शैल जी यही कह रही हैं कि एल नीनो का जो डर था वो थोड़ा सा खतरा अब कम होता हुआ नजर आया है। किरण जी, आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या? बढ़िया रैली देखने को मिलेगी हीरो मोटोकॉर्प में, खरीद लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। एक एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न किया है और जिस तरीके से वॉल्यूम से ये चल रहा है, मेरा मानना है कि पोजिशनली ये 2800 के ऊपर के लेवल्स दिलाता नजर आएगा। तो हीरो मोटो का बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। मुझे सुनाई नहीं दिया स्टॉप लॉस, पर मेरा स्टॉप लॉस कैश लेवल्स पे रहेगा 2685 का। 2685 हीरो मोटोकॉर्प ये स्टॉक है जो आप अभी ट्रेड कर सकते हैं। आप भी बुलिश हैं हीरो मोटोकॉर्प पर? जगन्नाथम जी, बहुत बड़ा करेक्शन दिखा चुका है, ले लिया जाए? इंडिया में एक चीज़ है, चाहे इंडिया में ऑटोमोबाइल कंजम्पशन जो है लोग डिले कर सकते हैं बट डिनाई नहीं कर सकते। बात मतलब, सही है। खरीदना ही है, मतलब 3 महीने लेट से कर सकते, 6 महीने लेट कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना ही खरीदे? क्योंकि 120 करोड़ आबादी है, किसी न किसी पॉइंट पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर बिना खरीदे हो नहीं सकते। इन्वेंट्री कितने भी बड़े, मैटर ऑफ टाइम। मतलब ओनली थिंग इज, चाहे आपको कोई भी स्टॉक ऑटो स्टॉक आपको 3 महीने फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, 6 महीने फ्रस्ट्रेट कर सकता है, बट आपका एंट्री प्राइस सही है, आपको मुनाफा देकर ही जाएगा, काइंड ऑफ थिंग ऑटोमोबाइल। क्या जबरदस्त लॉजिक देते हैं ना। आप गाड़ी सोचें खरीदने के लिए, एक 6-8 महीने डिले कर सकते हैं, लेकिन जो लेनी है वो तो लेनी है। हेमंत जी, आप अपना टाइम याद कीजिए, जब आप कॉलेज में थे, आप मेरे ख्याल से वॉशरूम भी बिना मोटरसाइकिल के नहीं जाते थे। तो गाड़ी से जाता था। अब जब लंबी छोड़नी है तो बड़ी वाली छोड़ी जाए। आप बरेली के हैं ना, तो वहाँ पे घरों में गाड़ियाँ घूम सकती हैं अंदर, बम्बई में ऐसा नहीं हो सकता। बात तो सही है। चलिए वापस बैंकिंग शेयर्स पे आते हैं। HDFC बैंक दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर और 3 दिन के लगातार रैली के बाद। बताइए सतपुते साहब, आपको कैसा लगता है HDFC बैंक? देखिए मुझे लगता है जिस तरह से इसमें एक रिसेंट करेक्शन हुआ है, करेक्शन के बाद का ये रिएक्शन है और इसका जो टारगेट बनता है शैल जी, यहाँ से 30 to 40 रुपीज़ का एक पुल बैक है। एट द सेम टाइम जब तक देखिए शैल जी, पोजिशनली जब तक ये रिसेंट हाई है 2340 के आसपास का फ्यूचर्स की प्राइस में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है जब तक ये लेवल नहीं निकाले तब तक एग्रेसिव तेजी नहीं होगी। दिस इज रिलीफ रैली और आप एक रिकवरी कह सकते हैं, जिसका टारगेट जैसे मैंने कहा 2320 2330 मैक्स होना चाहिए। बिल्कुल, तो इस पर रखिएगा नजर। कुछ कहना चाह रहे हैं किरण जी आप? ऐसा हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं। बिल्कुल, एक स्टॉक रडार पे आ रहा था, इसलिए मैंने बताइए। गॉडफ्रे फिलिप्स बाय करने की सलाह है। ये पोजिशनल व्यू रहेगा, 2 दिन का ट्रेड रहेगा, तो गुरुवार का दिन मान के चलना चाहिए टारगेट के लिए। बहुत बड़ा टारगेट है, 1280 टारगेट रहेगा, 100 रुपए इधर से ऊपर, और आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 1162 का, यानी 20 रुपए का रिस्क है और 100 रुपए का रिटर्न है। 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। वो भी 10 बजे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आप गॉडफ्रे फिलिप्स की बात कर रहे थे, मैं वहाँ पे चुपचाप बैठा सुन रहा था। आप कुछ बता रहे थे, नए उनकी सिगरेट लॉन्च हो रही है। कोई सिगरेट ऐसी, अब पता नहीं, देखिए चर्चा मार्केट में ये चल रही है, कोई ऐसी सिगरेट लॉन्च करिए थोड़ा साहब, कोई आपने सुना है ऐसा जो विल्स को और बाकी को टक्कर देने लगी है? ऐसी इस फील्ड से मैं थोड़ा दूर रहता हूं, आपका डिस्क्लेमर है। लेकिन सिन स्टॉक्स ने पैसा तो बहुत बना कर दिया है पर नहीं जरूर। अगर ITC काइंड ऑफ एलिफेंट कैन रन, मतलब ITC अपन देखते देखते 250 से 310 आई थिंक 310 तक आ गया, सो ऑलमोस्ट 25% मूव इन ए स्टॉक लाइक ITC। गॉडफ्रे फिलिप्स वगैरह चलना इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि अगर ITC सालों से वहीं पर है, मतलब 2-3 साल हो गया काइंड ऑफ थिंग, लोग फ्रस्ट्रेट हो गया वगैरह, लोग छोड़ भी दिए वगैरह काइंड ऑफ थिंग। जैसे HUL जमाना हुआ करता था एक जमाना, उस टाइम पे, उसके बाद सबको पता है कि 3 साल में 5 गुना ऐसा कुछ हो गया। 10 साल HUL ने कुछ नहीं किया, उसके बाद 3 साल में 5 गुना हो गया। बस अब इनको मैनेजमेंट को थकुमंडला साहब की तरफ से सलाह, बायबैक लाएं, शेयर को आगे ले जाएं। लेकिन जो ये भाग रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स, आपको भी लगता है दम है, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा? देखिए हेमंत, एक तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, रनिंग करेक्शन देता है, माइल्ड लिक्विडेशन होता है, उसके बाद फिर से इसका मोमेंटम चालू होता है। मुझे लगता है हेमंत ये करीबन 1300-1310 तक जाना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो इट्स अ क्लियर कट बाय।
पोजिशनल स्टॉप लॉस मेरा करीबन 1120 का होगा। रही बात मोमेंटम की, तो देखिए मोमेंटम का स्टॉप लॉस होगा 1175 का, और इस लिहाज से जो टारगेट होगा वो करीबन होगा 1240 का कल परसों तक। अच्छा, एक चीज़ और जो मार्केट में चल रही है कि डीसीबी बैंक के 18 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें पीबीटी बेसिस पर दरअसल लॉस आएगा। आज जो गिरा है इतने अच्छे बाजार बिल्कुल, आप देखिए 42% इसमें इसी खबर के चलते, इसी र्यूमर के चलते, ये जो र्यूमर्स होते हैं देखिए वो शेयर को ऊपर भी ले जा सकते हैं और जो र्यूमर्स होते हैं ये नीचे भी ले जा सकते हैं। अब इसके नतीजे आने वाले हैं 18 तारीख को, ये तो 18 को ही पता चलेगा कि क्या है, लेकिन ये स्टॉक देखिए ये भी आज जोर से गिरा है, करेक्ट हुआ है। इस पर भी एक राय दे दीजिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं डीसीबी बैंक के लिए। जनरली हम देखते थे नतीजों के सीजन से पहले ये स्टॉक चला करता था, इस बार सरप्राइजिंगली ये घटा है। INDFS के साथ हो सकता है कोई डिस्क्लेमर निकल कर आए, इस तरह के मार्केट में बस चल रहा है और इन बस के चलते देखिए अच्छे बाजार में ये शेयर कमज़ोर हुआ है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बताइए सर। देखिए हेमंत, जिस तरह से इसका प्राइस पैटर्न अनफोल्ड हुआ है वो है हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जो कि एक निगेटिव फॉर्मेशन है, बेरिश फॉर्मेशन है। जो नेकलाइन है वो है करीबन 196.50। फिलहाल जो चल रहा है वो नेकलाइन तोड़ के नीचे आया है, और सबसे बड़ी बात है आज इसमें प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एक्शन दोनों देखा गया है। तो मुझे लगता है हेमंत कल भी ये टूटेगा। अगर पोजीशन है तो लॉन्ग लिक्विड करें। इमीडिएट टारगेट होगा 188 का, तो सेल इट एज ए STBT 198 का स्टॉप लॉस। चलिए बात करते हैं वापस रिजल्ट्स पर, और जैसा कि TCS के अच्छे नंबर्स आए उस वजह से पूरे IT सेक्टर में थोड़ा धमाल मचा हुआ है। पहले नोट करते हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़, जो 5 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज पहले दिन इसमें थोड़ा हरा रंग वापस आया है। आपको कैसा लगता है जादव साहब हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़, और उसके बाद सतपुते साहब विप्रो पे अपनी राय देंगे। हेक्सावेयर बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। हमने देखा है कि नवंबर से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है, और अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वही टारगेट मान के चलने चाहिए। 366 के मेरे फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे। मेरा मानना है कि ये आ जाने चाहिए अगले हफ्ते तक, और आपके इस लॉन्ग ट्रेड के लिए 344 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। इसमें लॉन्ग पोजीशंस ही रखने चाहिए हर गिरावट पे, जब तक ये राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर है। जी, तनुकुंतला साहब आपकी कुछ पसंद विप्रो और HCL टेक में? HCL टेक सब लार्ज कैप IT में सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर प्योर वैल्यूएशन बेसिस पे देखेंगे तो अपसाइड अभी भी बहुत बाकी है उसमें। अगर विप्रो क्योंकि बाईबैक स्पेशल डिविडेंड देता रहता है, उस एंगल से विप्रो के डाउन साइड लिमिटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली लगातार अगर आप शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ दे रहे हैं कि सेल ऑफ नहीं होती, सेल ऑफ आने के बावजूद भी इमीडिएटली बाइंग हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो विप्रो में 1 महीने पहले गिरावट थी, 2-3 दिन लगा था ऑलमोस्ट रिकवर होने में, काइंड ऑफ थिंग। अभी टुमारो बाईबैक प्राइस इंपॉर्टेंट है और बाईबैक मोड इंपॉर्टेंट है। वो ओपन मार्केट में करेंगे या टेंडर रूट में करेंगे। ज़्यादातर चांस है कि टेंडर रूट करेंगे, क्योंकि इवन प्रमोटर को भी पार्टिसिपेट करना है। ओपन मार्केट परचेज में प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता कि उस हिसाब से देखेंगे तो विप्रो में अगर 320 जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है, अगर वो लोग 350 या 360 अगर अनाउंस करेंगे, देयर इज अ चांस कि एटलीस्ट यहाँ से भी 10% चलने की चांस है। 320 हो तो शायद मे बी 2-3% का। अगर आप ट्रेडर हैं तो विप्रो, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो HCL जरूर। और विप्रो भी डाउन साइड लिमिटेड है इन द सेंस, बट लेकिन बिजनेस वाइज देखेंगे तो HCL इज, अगर इन दोनों में कंपेयर करने तो HCL इज द लीस्ट वैल्यूड इन द लार्ज कैप IT। जी, सतपुते साहब आपकी राय विप्रो पर? इस वक्त लगभग 288 रुपए फ्यूचर्स मार्केट में। देखिए शैल जी, विप्रो पे फर्स्ट बाय इनिशिएशन मुझे याद है हमने करीबन 264-65 के आसपास किया था। प्राइस पैटर्न भी बढ़िया था, हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, और जिसका टारगेट करीबन 288 हो रहा था। एट द सेम टाइम अगर आप इसको टेक्निकली तौर पे देखें तो जो रेजिस्टेंस बनता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो करीबन 290-92 पे बनेगा, जो इसका रिसेंट हाई है। तो मुझे लगता है अगर पोजीशन लोअर लेवल से देखा है तो एज ए ट्रेडर मुझे लगता है दिस इज द टाइम टू लिक्विडेट योर लॉन्ग पोजीशन। एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे एग्रेसिव विप्रो को लॉन्ग किया जाए, क्योंकि एक रन हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा वेट करें तो मुझे लगता है एक डिप में अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। ठीक बात है, तो इन पर रखिएगा नजर, और नजर रखिएगा आप ये बैटरी वाले स्टॉक्स पर भी। याद है हम लोग पिछले दिन से बात कर रहे थे, ये एक्साइड पर देखिए और अमर राजा में तेजी देखने को मिल रही है। ये इन्वर्टर्स की डिमांड जो बढ़ती है, अच्छा ऑटोमोबाइल कंपनियां की भी रिप्लेसमेंट डिमांड तो देखिए होती ही है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स 1-1.5 हफ्ते का 15 दिन का चार्ट दिखाइए। मुझे याद है किरण जी आपने भी कई बार इस स्टॉक को रिकमेंड किया था। अमर राजा, एक्साइड दोनों पसंद हैं या आपके टारगेट्स हासिल हो गए, दोनों अब प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? क्या राय रखते हैं आप, क्योंकि ये भाग रहे हैं ऑटो कंपनियों की तेजी के बाद। ऐसा तो है नहीं ऑटो शेयर चलेंगे और ये नहीं चलेंगे, ये भी देखिए भागेंगे। आपको कौन सा पसंद है? हेमंत जी 3 बजे का पेपर लीक हो गया है, तो क्या बात कर रहे हैं आप? ओहो, हाँ,
चलिए कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। ये 3 बजे अच्छा हुआ पेपर लीक हो गया, क्योंकि 3 बजे मेट वाले जो भाई साहब हैं वो आएंगे थोड़ी देर में और फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ट्रेडेड 3 वाला ही बोलते हैं, अमर राजा बैटरी। बताइए ट्रेडेड 3 की मोहर लगाइए डॉक्टर साहब। पेपर लीक हो गया तो अच्छा है, हमारे दर्शकों को ज्यादा टाइम मिलेगा शेयर लेने के लिए। बिल्कुल। तो अमर राजा बैटरी खरीदने की सलाह है। उसके 2-3 कारण है। हमने देखा था एक बहुत बड़ी गिरावट 3 अप्रैल को देखी गई थी, 730 से लेके ये करीबन 650 तक नीचे आया था। ऐसे ही कुछ चार्ट पैटर्न हमने टाटा मोटर्स में जब रिजल्ट आए थे पिछले क्वार्टर के, एक बहुत बड़ी क्रैक देखी थी। उसके बाद कंसोलिडेशन हो गया, एक नेकलाइन थी उसको क्रॉस किया, उसके बाद टाटा मोटर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही चार्ट पैटर्न आज अमर राजा का हुआ है। तो अमर राजा में वो नेकलाइन जो थी वो थी 697 की। तो आपको लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं पोजिशनल व्यू के हिसाब से। आपका स्टॉप लॉस 693 का रखना है, वो स्ट्रिक्ट रहेगा। और मेरा टारगेट भी बड़ा है 728 का, ये पहला टारगेट रहेगा। इधर एक थोड़ा सा ब्रीदर लेगा और इसके ऊपर भी चलता नजर आएगा। इवेंचुअली अगर आप 1.5 महीने की बात करें तो 770 790 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जब से ये नेकलाइन टूटी है तब से आपको हर डिप में बाय करके ही चलना चाहिए, जैसे टाटा मोटर्स में आपने करवाने की सलाह दी। जिस दिन ये खबर आई थी कि जॉनसन कंट्रोल के साथ ये एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं, उस दिन जो इसने लो बनाया, अगले दिन मैंने भी अपने 2020 में खरीदारी की सलाह दी थी और उसके बाद से ये स्टॉक वन वे भाग रहा है। ये खराब खबरों पे अच्छे शेयर खरीदना चाहिए। ये एक और एग्जांपल है। कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? और उस टाइम पे मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट भी आया था कि जॉनसन कंट्रोल से कि हम बात किए थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्टली मैंने एक्चुअली वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही बाय दिया था। तो जरूर अच्छे कंपनी का बुरे न्यूज़ इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा समय होता है कहने। बस कंपनी अच्छे चुनिए, बैड टाइम के लिए वेट करिए। बैड टाइम इज अ गुड फ्रेंड ऑफ गुड स्टॉक, सो एज सिंपल एज दैट। सो आई थिंक चलिए, बैड टाइम इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अ गुड स्टॉक। इसी तरीके से बात करते हैं आइडिया सेलुलर पर। आज लगभग 11% ऊपर चल रहा है F&O मार्केट्स में और इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त राइट इशू खुला हुआ है, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का। ये देखिए वोडाफोन आइडिया लगभग 6% ऊपर, 16 रुपये 95 पैसे पर फ्यूचर्स मार्केट में। तनु गुंतला साहब, आपकी क्या राय है? बहुत बुरा समय चल रहा है इस कंपनी का। हम लोगों ने देखा 70 रुपये से करेक्ट कर ये इस वक्त एक्स राइट्स सेटल हो चुका है 17 रुपये के आसपास। क्या राय बना के रखते हैं आप? पहले मैं स्टेटमेंट जो बोला था वो अच्छे कंपनीज के बारे में बोला था वो हर कंपनी को हम कंफ्यूज नहीं करना चाहिए अपने आप को कि आई थिंक टेलीकॉम इंडस्ट्री एक बार अगर आप लीडरशिप पोजीशन खो गया, आई थिंक उसको पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस दुनिया में बहुत सारे एग्जांपल्स है, अमेरिका से लेके यूरोप से लेके, एक बार लीडरशिप पोजीशन खो गया आई थिंक उसको वापस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, स्पेशली जब आपका कॉम्पिटिटर का बैलेंस शीट में इतना अगर दम है, अगर इतना कैश है। तो आई थिंक नो मैटर बीच में ये सब बाउंसेस तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट उसको थोड़ा दूर रहना ही बेटर है क्योंकि कब हाथ जलेगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक बात है। तो उछाल में निकल जाएं जिसके पास है शेयर, मौका मिल रहा है। आई थिंक सो। आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज ओवरऑल इंडस्ट्री इज नॉट एक्चुअली अपीयरिंग टू बी गुड, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीच 5-10% इधर उधर बाउंसेस तो ठीक है, बट उसके लिए हम रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऑल राइट, चलिए तो ये राय वोडाफोन आइडिया पर। लेकिन आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आशीष आप लोगों को पता है गहरी पकड़ रखते हैं आईटी सेक्टर पर। और सबसे पहले इम्तिहान देखिए में आईटी कंपनियां ही अपने नतीजे पेश करती हैं। आशीष, इस बार तो सारा काम आपका लग रहा है पहले 10-15 दिन में ही हो जाएगा। विप्रो के नतीजे कल कैसे आने वाले हैं? ये हर क्वार्टर में ऐसे होता है पर इस बार ये कि दोनों इंपॉर्टेंट एक ही साथ आ गए। तो विप्रो भी ध्यान रखें, कल बाजार बंद होने के बाद तिमाही रिजल्ट्स आने, नंबर्स कमजोर रहेंगे विप्रो के। लास्ट 2 क्वार्टर याद रखें बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। बहुत स्ट्रांग से मतलब उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस था। 2.4% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ Q3 में, उससे पहले एक क्वार्टर पहले 2.8% की ग्रोथ थी। इस बार Q4 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.2% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। कांस्टेंट करेंसी मतलब इससे पिछले क्वार्टर के आखिरी दिन जो करेंसी के रेट्स थे, अगर उसी बेसिस में ग्रोथ कैलकुलेट करूं, यानी करेंसी एक फैक्टर ना हो तो एक्चुअल इनहेरेंट ग्रोथ कैसी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जानना। तो 1.2% की ग्रोथ आएगी और कंपनी ने गाइडेंस दिया था 0 से 2%, तो उसके मिड पॉइंट के आसपास ये कंपनी इस बार डिलीवर करेगी। पर मार्जिन में यहां पर एक तगड़ा
कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। मार्जिन्स करीब 1% से ज्यादा का दबाव दिखाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि सिलेक्टिवली कर्मचारियों की वेज हाइक्स कर रहे थे। आईटी कंपनीज इस बार एट्रिशन से जूझ रही हैं, तो उससे बचाने के लिए वेज हाइक जो करें उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि बाजार को ये पता था, मैनेजमेंट ने कहा था Q4 के लिए कि Q2 Q3 के जो लेवल के मार्जिन्स होंगे उसी के आसपास आप मार्जिन्स एक्सपेक्ट करें, एक बैंड दिया था और हमारी उम्मीद है कि 100 बेसिस पॉइंट दबाव होगा। अच्छा, विप्रो गाइडेंस भी देती है अगले क्वार्टर की, तो जैसे इस क्वार्टर के लिए 0 से 2% कहा था, अगला क्वार्टर भी शायद ऐसे ही होगा। नो ग्रोथ क्वार्टर से 2% की ग्रोथ, यानी कि 0 से 2% की बात करेंगे, क्योंकि जून तिमाही विप्रो के लिए ना सीजनली सबसे ज्यादा वीक क्वार्टर होता है। बाकी आईटी कंपनीज के लिए बेहतर होता है, इसके लिए सीजनली वीक होता है, इसलिए गाइडेंस भी कमजोर रहेगी। चलिए आशीष जी, इस हिसाब से जिस हिसाब से आपने नंबर बताया, इस वक्त 4 रुपये ऊपर चल रहा है, 288 रुपये पे। तनुकुंतला साहब, ये सवाल आपके लिए, इन्फोसिस और विप्रो अगर हम पिछले 5-7 साल से देखें तो एक बहुत ही हल्के दौर से गुजर रहे हैं टीसीएस के मुकाबले, जबकि विप्रो ने अपना शेयर बहुत अच्छी तरीके से बायबैक्स के थ्रू, बोनसेस और स्प्लिट्स के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है। यही बात इन्फोसिस के लिए नहीं कही जा सकती। तो अगर आने वाले 1-2 साल आप देखते हैं तो आपकी राय में अगर किसी इन्वेस्टर को चूज करना हो इन्फोसिस और विप्रो में, तो आप क्या बताएंगे? आईटी इंडस्ट्री में अगर 4 मेन लार्ज कैप अगर देखेंगे, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल। टीसीएस इज ए क्लियर लीडर, चाहे बिजनेस के टर्म्स पे, चाहे ग्रोथ और मार्जिन, एवरीथिंग। आई थिंक टीसीएस इन ए डिफरेंट पोजीशन ऑल टुगेदर। वो लीग ही अलग है, लीग अलग है। अगर किसी को बेट करना है आईटी में लार्ज कैप, आई थिंक टीसीएस इज ए इजी चॉइस। एचसीएल इज ए इजी चॉइस बिकॉज ऑफ अंडर वैल्यूएशन, बिकॉज वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो एचसीएल इज अ गुड चॉइस। विप्रो एंड इन्फोसिस ये चीज जानते हुए व्हाट दे आर डूइंग इज एक तरीके से बायबैक और स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करते हैं, एक तरीके से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बरकरार रख रहे काइंड ऑफ थिंग। सो इट इज अ कैश जनरेटर, सो इट इज लाइक ए स्टेबल ग्रोथ। आई मीन कि ऐसा ही रहेगा। वो जो पुराने टाइम जैसा हाइपर ग्रोथ वो जमाना तो खत्म हो चुका है। अगर इसलिए मार्केट लीडर खरीदना है तो टीसीएस खरीदिए, अगर वैल्यूएशन एडवांटेज के लिए तो एचसीएल खरीदिए। अगर इवेंट स्पेसिफिक, चाहे स्पेशल सिचुएशंस, बायबैक्स, डिविडेंड, उसमें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें इन्फोसिस या विप्रो एक चॉइस हो सकता है। ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नज़र। और ये नतीजे आएंगे कल बाजार बंद होने के बाद, तो फिर बुधवार को तो है छुट्टी, तो बृहस्पतिवार को हम इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए लेकिन बायबैक अभी इंपॉर्टेंट होगा, उसके ऊपर भी नज़र रहेगी। RVNL ये एक और ऐसा स्टॉक है, और आज हम सुबह सुबह बात कर रहे थे कि देखिए IPO के लिए 2000 FY20 जो साल है ये बढ़िया साबित हो रहा है। 19 रुपये का इशू प्राइस था, रेल विकास निगम लिमिटेड दिखाई डायरेक्टर साहब, और देखिए 18% ऊपर ये स्टॉक चला गया है। तो जिन्होंने पेशेंटली होल्ड किया उनके पैसे बने, जो पहले दिन निकल गए वो थोड़े से मुनाफे पर निकल पाए। ट्रैक करते हैं आप इसे? जरूर। हमारा भी पॉजिटिव रेटिंग था इस आईपीओ के बारे में कि रिसेंटली जो रेलवे रिलेटेड इश्यूज जो आए थे, राइट्स करके जो आया, एंड देन RVNL, ये सब कंपनीज बहुत हाई ऑन कैश है, जीरो डेट है। और फॉर एग्जांपल RVNL भी 10 पे मल्टीपल में आया था। मतलब इट इज लाइक, याद है मिधानी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मिधानी ये सब मोर ओवर इन सब में इश्यूज इतने छोटे इश्यूज है, 400 करोड़ 500 करोड़ इश्यूज है। अगर 1-2 भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स आएंगे, चाहे इंस्टीट्यूशनल चाहे स्ट्रॉन्ग हैंड हो, वो आई थिंक डबल होने में टाइम नहीं लगता काइंड ऑफ थिंग। इसलिए इन सब शेयर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि मोर ओवर अगर आप रहेंगे भी तो डिविडेंड इतना अच्छा देता है सब कंपनी, 4% 5% तो आपको डिविडेंड बन जाता है। जिनके पास है वो होल्ड करें। आपका अगला टारगेट क्या होगा? क्योंकि एक दिन नहीं चलेगा। मुझे याद है पिछली बार जब मिधानी में तेजी बनी थी तो कुछ दिन लगातार बनी थी। जरूर। आई थिंक उस हिसाब से जब तक मोमेंटम है तो चलना बेटर है। टारगेट देना मुश्किल है, नया कंपनी है, बट लेकिन वैल्यूएशन रीजनेबल है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है कि आई थिंक इवन फॉर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से गुड स्टॉक टू बी इन द पोर्टफोलियोज। जी, तनुकुंतला साहब ज़रा राय लेते हैं आपकी PSU बैंकिंग स्टॉक्स पे। हम लोगों ने देखा जो बिल्कुल थर्ड टायर था, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनियन बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, यहाँ पे काफ़ी बाइंग मोमेंटम आया मार्च में। आपने बताया कि भाई NPS जो है वो साफ़ हो गए हैं, लो बेस इफेक्ट है। अगर कोई PSU बैंकिंग शेयर्स में कोई आपको स्टॉक पिक करना हो आने वाले 8-9 महीने के लिए, साल भर के लिए, तो आप कौन सा करेंगे? एक तरीके से SBI के नीचे जाना मुश्किल है, क्योंकि अगर प्योर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे, नहीं, सेफ्टी इज पैरामाउंट। आप बताइए। परसेंटेज गेन्स चाहे छोटे PSU बैंक्स में ज्यादा आ सके, बट ठीक है अपने जगह, बट लेकिन अगर आप फंडामेंटली अगर आपको रात को नींद आना है तो देन तो SBI इज द सेफेस्ट। और एक तरीके से ICICI बैंक, एक्सिस बैंक भी, अगर आपको याद हो तो 6 महीने 1 साल पहले मार्केट उसको भी PSU बैंक जैसे ट्रीट करने लगी। द काइंड ऑफ वैल्यूएशन, द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक आल्सो PSU बैंक जैसे। अगर ये
एनपीए रिकवरी साइकिल आपको खेलना है, मुझे लगता है कि आप आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के थ्रू खेलिए, क्योंकि एक तो वो थीम तो सेम है काइंड ऑफ थिंग, चाहे वो तो पीएसयू बैंक का रिस्क क्यों ले रहा है, क्योंकि एक तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक दोनों में नया मैनेजमेंट आया और रिलेटिवली एग्रेसिव मैनेजमेंट आया, स्पेशली एक्सिस बैंक में तो और ही अच्छा है, एचडीएफसी लाइफ से आया नया सीईओ, और दैट मीन्स एसबीआई, एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक अगर पूरे एनपीए रिकवरी साइकिल खेलना है तो ऑफ कोर्स सब में रैली आ चुका है। अगर आप खरीदना है, थोड़ा करेक्शन होने के बाद खरीदना है, आपका रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बट दीज थ्री आर लाइक बेस्ट प्ले फॉर द एनपीए रिकवरी साइकिल। चलिए, तो आप बताइए एक साल का आप क्या टारगेट लगाते हैं आईसीआईसीआई बैंक में जो लगभग 400 रुपए के आसपास है, एक्सिस बैंक 765 और एसबीआई लगभग 350। मुझे लगता है कि अगर कोई पॉलिटिकली अगर आने वाले एक साल में अगर कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है, यहाँ से भी जरूर ऊपर रहेंगे। आपके परसेंटेज गेन इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आप 400 में खरीदेंगे या 350 में खरीदेंगे जी। कि आप नहीं, मान लीजिए हमें आज खरीदना है, अगर आप खरीदना है तो आई थिंक मुझे लगता है कि 2-3 ट्रांचेस में खरीदिए, इतना पीछे पड़ के खरीदने वाली लेवल नहीं लगता है एक्चुअली इस लेवल पे। आई थिंक मे बी आपको 1 लाख लगाना है, मे बी आज मे बी 33,000 लगाइए एंड देन वेट फॉर लोअर लेवल एक्यूमुलेशन, गुड स्टॉक्स टू बी इन पोर्टफोलियो, बट एवरीथिंग इज गुड एट ए प्राइस। मतलब आप ये हिंदी जो आपकी है पिछले सालों में जो सुधरती जा रही है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये भी तो बताइए। नहीं, मैं बॉलीवुड पिक्चर ज्यादा देख रहा हूँ। लग रहा है, मतलब गजब जो आपकी हिंदी में जो फ्लुएंसी आई है ना, वो बहुत ही गजब की आई है। पीवीआर के शेयर पे भी आप ध्यान देते होंगे। इसलिए स्टॉक का सबसे बढ़ रहा है, इतने मार्केट में भी 52 वीक हाई पे जा रहा है। शुभम जी भी मुस्कुरा रहे हैं वहाँ बैठकर। शुभम जी, आपको भी लग रहा है ना कि चुनमुंटला साहब की हिंदी में काफी बड़ी इंप्रूवमेंट है, गजब वाला मूव है। आप बताइए, आपको क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, अगर ये लिस्टेड होता डेरिवेटिव में तो शायद लॉन्ग कर लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप गॉडफ्रे फिलिप्स की चर्चा कर रहे थे, क्या भाग रहा है ये स्टॉक? इस पर तो हमारे नज़र है ही, कोई और स्टॉक आपके रडार पर आया हो तो वो बताइए, और इसके लिए क्या टारगेट्स है आपकी ये भी दीजिए। हेमंत जी, यहाँ पे अगर गोल्डफ्रे फिलिप को देखें तो मुझे लगता है कि अपसाइड में 1250 तक का यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखेगा। तो जिन्होंने भी थोड़ी देर पहले, आई थिंक किरण जी ने भी इसको रेकमेंड किया, तो जिन्होंने भी ट्रेड बनाया है उसमें बने रहना चाहिए। 1190 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में 1250 तक का टारगेट है। और एक स्टॉक जो मेरे साइड से मैं ऐड करना चाहता हूँ वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद आज काफी समय के बाद एक हाईएस्ट लेवल पे आज क्लोजिंग देखने को मिलेगा, तो इसको एक ब्रेकआउट के तौर पे भी हम ले सकते हैं। और जिस तरह से 800 के स्ट्राइक पे कॉल का कंजेशन था, मुझे लगता है कि वहां पे अनवाइंडिंग होना शुरू होगा, जिसके चलते यहाँ पे फर्दर रैली देखने को मिलेगा। तो टेक महिंद्रा यहाँ से लॉन्ग करना चाहिए। 790 का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में 815, 825 ये दो टारगेट मुझे लगता है टेक महिंद्रा में आता हुआ दिखेगा। जी जादव साहब, ये प्रश्न आपके लिए। पिछले 2 हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। कोई ऐसा डर या कोई ऐसा ऑप्शंस में डेटा बिल्डअप जो ये दिखा रहा हो कि एक बड़ी गिरावट नजदीक है? नहीं, गिरावट नजदीक है ऐसा कोई संकेत नहीं है, पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ है 30,200 का, वो एक बार निकल जाए उसके बाद मुझे लगता है कि एक वन वे मूव आनी चाहिए। और उसी तरह निफ्टी में भी 11,700 के लेवल पे बहुत बड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। उसको एक 10-20 पॉइंट कंसिस्टेंटली इसके ऊपर रहे तो फिर शॉर्ट कवरिंग की वजह से हम 11,770 तक चल सकते हैं। तो ये 2 लेवल्स है जिसपे हमारा ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, आपसे हमारे डायरेक्टर साहब भी कुछ गुजारिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कोटक जरा महिंद्रा बैंक देखकर बताइए, वो भी भाग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको कोटक बैंक? इंडसइंड बैंक में भी हालांकि दिन के उच्चतम स्तर पर के पास जाने की ये कोशिश कर रहा है। विद इन प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल, कोटक बैंक ही अभी ब्रेकआउट दे रहा है। कंप्लीट मार्च सीरीज के डेली कैंडलस्टिक देखे तो बहुत सारे स्टिक्स थे और वो पूरे स्टिक्स उसके ऊपर हम चलते नजर आ रहे हैं। दूसरी आज की बात है कि 1365 के करीब आज एक ब्लॉक डील हुआ है, उसके ऊपर हम कंसिस्टेंटली रह रहे हैं। तो 2 चीजें हैं जो कि एक बड़ी मूव का संकेत दे रहा है। जो ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है आ रहा है कोटक में, तो उसका टारगेट करीबन 1420 का देखने को मिल जाने चाहिए। इसके लिए वक्त लगेगा, पर मेरा मानना है कि ये इसी मूव में आपको 1420 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए।
चलिए 1420 रुपए का इंतज़ार करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक पर। फिलहाल जो तेज़ी देखी जा रही है वो इंद्रप्रस्था गैस में देखी जा रही है, 52 हफ्ते का एक नया हाई और 320 रुपए का प्राइस। सतपुते साहब, आपकी राय IGL पे दोनों ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों में अच्छा इजाफा? देखिए, आपने सही कहा कि यहाँ पे जो जिस तरह से गेन इन ओपन इंटरेस्ट है कि जो कि करीबन 20% के आसपास है, प्राइस भी देखिए 2.36 और फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रैक्शन है वो IGL MGL दोनों में ही है, लेकिन IGL थोड़ा लीड कर रहा है एट द टाइम बिंग और मुझे लगता है इसका जो टारगेट होगा चलिए ये करीबन बनता है 332 से लेके 340 तक का। तो 332 ये इसका पहला पड़ाव है, 340 इसका दूसरा पड़ाव, तो इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 316। तो नज़र रखिएगा IGL पर। ये गैस स्टॉक्स में क्या ज़बरदस्त पैसा बना है, जिसने लेके खरीद कर होल्ड कर बैठ गया। और आपको लगता है ये स्टोरी जारी रहने वाली है? एब्सोल्युटली, आई थिंक पिछले 5 साल देखेंगे, एब्सोल्युटली पिछले 5 साल देखेंगे तो गवर्नमेंट किसी एक सेक्टर के बारे में इतना लगातार बोल के इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा के उस कंपनीज को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनवा के जो बनाया। आई थिंक IGL MGL इज ए नो ब्रेनर। आई थिंक लॉन्ग वे टू गो। आई थिंक स्पेशली यूटिलिटीज है, कॉम्पिटिटर नहीं है, मोनोपोली है, मतलब डाउन साइड कुछ है नहीं। इसमें एक 5:1 स्टॉक स्प्लिट भी है, जो 322 रुपए आप प्राइस देख रहे हैं, तो ये लगभग एक्चुअली 1600 रुपए है। एब्सोल्युटली, सो आई थिंक बिग वेल्थ क्रिएटर्स से अभी भी बहुत बाकी है। अदानी गैस करके और एक अदानी एंटरप्राइजेस से डीमर जो बनाया, दे आर टॉकिंग कि दे वांट टू बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। ओनली थिंग इज IGL MGL में कंफर्ट है कि ऑब्वियसली रिलेटिवली PSU टाइप है, मतलब रिलेटिवली गवर्नमेंट ओन्ड है, तो आपको कंफर्ट रहेगा। अदानी गैस में भी शायद फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेगा, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, वो थोड़ा रिस्क है, बट IGL MGL इज ए नो ब्रेनर, मतलब आपके पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए। हेमंत जी, आप दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर किसी भी तरफ चले जाइए सड़क में, चाहे आप हरियाणा में चले जाइए, चाहे आप यूपी में वेस्ट में चले जाइए, आपको हमेशा दिखेगा कि पतले पतले पाइप्स रखे हुए हैं सड़क के आसपास और वो डिगिंग चल रही है। तो जैसे जैसे CNG का जो यूज़ है वो दिल्ली से बढ़ कर NCR में जा रहा है, उसी तरीके से IGL का जो स्टॉक प्राइस है वैसे ही वैसा बढ़ता जाए। अब तो मेरठ में जाने की बात भी हो रही है। नहीं, मेरठ में तो पहले से ही है, आप उसे कम शहर ना समझे। नहीं, मैंने कभी कम नहीं समझा। मेरे बरेली बहुत करीब है। मैं बरेली भिजवाता हूँ आपके लिए IGL। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। बरेली में भी हैं गैस के स्टेशन, IGL के नहीं है, लेकिन उनके जॉइंट वेंचर कंपनियों के जरूर है। लेकिन एक बात तो पक्की है, बाकी इस देश में अभी भी IGL के लिए स्कोप है और एक्सपेंशन करने का। तो कहते हैं ना, ग्रोथ है रीजनेबल प्राइस, तो ये वो स्टॉक है जो उस फॉर्मूले में मुझे लगता है कि आई थिंक इवन वी हैवंट 5% भी टच भी नहीं किया उसका जो पूरा पोटेंशियल जो है। आई थिंक जस्ट इमेजिन कि एक सिटी करके आप एक्सपेंड करते जाएंगे। मान लीजिए अभी हम वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिल्ली बॉम्बे, पूरा इतना कंट्री में ओनली 2 सिटीज की बात करें, बाकी कितना ग्रोथ अभी भी बाकी है काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक उस कंपैरिजन में देखेंगे तो अभी तक जो हुआ वो कुछ भी नहीं है। हेमंत जी, इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि जैसे जैसे सरकार ने सिलेंडर्स के ऊपर से सब्सिडी हटाई है मिडिल क्लास को और कहा है कि भाई आप IGL की पाइप्ड गैस लीजिए, उस वजह से भी इस स्टॉक में पिछले 2 साल में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। बिल्कुल, तो ये ऐसी स्टोरी है जिसको आप लेकर रखिए अपने नेक्स्ट जनरेशन को। अगर आप गिफ्ट करेंगे तो वो आपको दरअसल याद करने वाले हैं। गैस स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया तेज़ी आगे भी देखने को मिलने वाली है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात भी हो गई और मुझे तो इंतज़ार है अब ये कब बात करना शुरू करेंगे। मेट डिपार्टमेंट की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कुछ ही देर में देखिए अब शुरू होने वाली है और अनुमान यही कि एक अच्छी खबर वहाँ से निकल कर आए। इस थीम को आप किस तरह से प्ले करेंगे ये बताइए। अगर आज ये अनाउंस करते हैं कि कोई चिंता नहीं है, पहले स्काईमेट ने डरा दिया था, आई थिंक शायद वो बेस बन सकता है कि इवेंचुअली जो सब वेट कर रहे हैं फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक होके निफ्टी ऊपर जाने के लिए, बट लेकिन उतना आसान भी नहीं। आई थिंक डिफरेंट जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर नाउ कंसिडरिंग 11,700 के आसपास है, कोई भी इधर उधर प्रेडिक्शन आए तो नीचे आने की ज़्यादा चांस है वो, क्योंकि इवन ऑप्शन पोजिशनिंग भी ऐसा है कि 11,700 पे बहुत कॉल राइटिंग है कि वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो नज़र रहेगी। हमें पता चल रहा है कि अगले 5 से 10 मिनट के भीतर ये औपचारिक ऐलान आना शुरू हो जाएगा, तो नज़र रहेगी इस इवेंट पर। जी हाँ, और बात टाटा कंपनीज की हो रही है। सुबह से आपको सुझाया गया टाटा एलेक्सी, TCS, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील। एक और कंपनी में इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर देखा जा रहा है इंडियन होटल्स, लगभग 153 रुपये 30 पैसे पे और करीब 15 मिनट पहले इसमें एक ब्लॉक डील भी हुई थी।
कुछ खास हुआ नहीं तुनगुंतला साहब होटल्स में पिछले 5, 7, 8, 10 साल से। ये भी एक कंसोलिडेशन के दौर से गुजरे। आप कुछ निवेशकों को एडवाइस करते हैं कि होटल स्टॉक्स की तरफ देखें? ये ऑफ बीट इंडस्ट्री है जी, मतलब मेन कोर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने वाला इंडस्ट्री नहीं है। ऊपर से बहुत हेवी कैपेक्स है। मान लीजिए एक होटल लगाने तो कितना आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। और इंडिया में होटल्स को किसी को भी आदत नहीं कि होटल्स बेचने की, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करके इतना बड़ा एसेट बनाया, अगर आप जब तक वो एसेट को नहीं बेचेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू कभी भी आप अनलॉक करके आप एडवांटेज नहीं ले रहे। एक्चुअली इट इज़ लाइक रियल एस्टेट कंपनी, आपके पास रियल एस्टेट है बट लेकिन आप रियल एस्टेट नहीं बेच रहे कि मतलब आपको मुनाफा कहाँ मिलेगा। तो ऊपर की उसका जो रेंटल इनकम जो होगी होटल से वो छोटे अमाउंट होगी जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी होटल इंडस्ट्री सच में इतना बड़ा थीम बनने वाला है जब तक माइंडसेट ना। इंटरनेशनली क्या होता है कि जब अगर कोई एसेट अच्छा वैल्यू आ रहा है वो लोग होटल बेच, अगर कोई खरीदने के लिए तैयार है तो होटल बेच देते हैं। इंडिया में हर कोई होटल प्लेयर एक तरीके से अपना इमेज के हिसाब से देख के कोई भी अपने होटल के कोई चूने भी नहीं देंगे। तो जब तक वो है आपका वैल्यू अनलॉकिंग कहाँ से होगा होटल इंडस्ट्री में? नजर आएगी इस स्टॉक पर। लेकिन इस शेयर ने पिछले ये मॉर्गन स्टैनले के रडार पर रहता है ये स्टॉक, उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स इस स्टॉक के लिए सुझाए हैं, खासतौर पर इंडियन होटल्स के लिए। और ये इकलौता स्टॉक है जिसने पहले 52 वीक हाई लगाया। एक बार दिखाइए डॉक्टर साहब, इतने खूबसूरत जो हमने शैल जी ने चार्ट बनवाया, ये देखिए 160 रुपये का इसका 52 वीक हाई है। तो लगभग उसके करीब एक बार छूने के बाद ये वापस नीचे आया। और अब आप देखिए, आप बता रहे हैं ब्लॉक्स हुआ है, तो अगर किसी अच्छे समझदार, अच्छा पिछले कई दिनों में ब्लॉक्स हुए हैं जी हाँ, तो कुछ लोगों ने दरअसल ये खरीदा है। मुझे याद आता है राधा कृष्ण दमानी जी ने नोवोटेल होटल खरीदा है अभी हाल ही में। और होटल्स के ऊपर अब व्यू बदलता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इन्होंने पैसा बनाकर नहीं दिया, लेकिन ये अब एक वापस से होप, लेट्स सी क्या होता है इन शेयरों में। लेकिन पैसा तो कई सालों तक इन शेयरों ने बनाकर नहीं दिया, ये फैक्ट है। चलिए बात करते हैं, इस वक्त महीने के हम बिल्कुल बीच हिस्से में हैं। 15 अप्रैल, 2 हफ्ते ख़त्म हो चुके हैं एक्सपायरी के और 2 हफ्ते बचे हैं। जादव साहब और शुभम जी, ये प्रश्न आपके लिए है। टाटा मोटर्स के लिए लगभग 34% इजाफा हो चुका है इस स्टॉक में इसी एक्सपायरी में पिछले 2 हफ्ते में। आपकी राय क्या होगी? 230 रुपये पे ये अब अपने 200 DMA के ऊपर है। जादव साहब पहले आप बताइए। टाटा मोटर्स, मेरा मानना है कि इधर से करीबन 245, 243, 245 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए पहले। उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। इसके पहले देखने की संभावना बहुत कम है। निवेशक ने उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए और अभी मेरा 224 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। जी, आपकी राय शुभम जी? टाटा मोटर्स पे 230 रुपए के लगभग। शैलेंद्र जी, यहाँ पे अगर देखें तो टाटा मोटर्स में और पूरे के पूरे ऑटो पैक में काफ़ी स्ट्रांग एक रैली देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट लेवल है स्टॉक के लिए वो 240 के आसपास है, जहाँ पे हमने देखा कि जितने भी कॉल राइटर्स जो ट्रैप हुए थे उन्होंने शिफ्ट करके जो न्यू स्ट्राइक जो उन्होंने चूज़ किया वो 240 का है। तो मुझे लगता है कि 240 का यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट होगा और वहाँ पे आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो फिलहाल ये ट्रेड में बने रहना चाहिए। 225 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में 240 के आसपास में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये रहा टाटा मोटर्स पर दमदार प्रदर्शन देखिए दिखाता हुआ। और सुबह 9:15 पर जो दूसरा ट्रेड आपको सुझाया गया था वो टाटा मोटर और इसके DVR ही सुझाया गया था। तो सुबह भी आपने खरीदा तो अच्छा फायदा कमा रहे हैं आप, और पहले से तो लगातार कॉल है यहाँ पर खरीदारी करने की। लेकिन